तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैंने जितने भी डिफिनेशन को मैंने हिंदी में लिखा उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों बच्चे आसानी से पढ़ सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो नीट का फाउंडेशन बैच है उसमें भी ये मदद करेगा। तो ये 3 प्रकार से आपकी तैयारी करवाएगा, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, मानव पाचन तंत्र को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले हिंदी परिभाषा पढ़ लें, भोजन के जटिल अणुओं। अब जटिल अणुओं को इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सरल अणु यानी सिंपल मॉलिक्यूल में बदलने की प्रोसेस यानी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? भोजन का पाचन कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि पाचन क्या है, तो आप क्या बताओगे? सिंपल परिभाषा बताओगे कि जो भोजन हम करते हैं उसके जटिल अणुओं को, जटिल में होता है यानी जैसे आपने सेब खा लिया, अमरूद खा लिया, है ना, इन चीजों को या भोजन कर लिया, तो भोजन जब करेंगे आप तो उसकी जो भोजन करेंगे ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करने की प्रक्रिया को, सरल करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? ये पाचन बोला जाता है। और इस पाचन को करने में जितने भी सहायक अंग हैं, इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा है कि जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने को पाचन कहा जाता है। और इस पाचन में जितने भी अंग सहायता प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है पाचन तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में परिभाषा पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। बताया गया है कि जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने को ही क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव बोला जाता है। ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन्स, जो अंगों का जो समूह हो गया है ना, इसको जो कंप्लीट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है उसे ही कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा हिंदी में, ये हो गई इंग्लिश में। यही परिभाषा एग्जाम में आती है, सिंपल तरीके से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए और इसके बारे में जानते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो इसको हम ग्रहण करते हैं, इसका पाचन करने में ही हमारे शरीर को थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, जब हम सिंपल ये कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, जैसे लिक्विड ले लिया, जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, इन चीजों को हजम करने के लिए, पाचन करने के लिए इतनी मेहनत हमारे शरीर को नहीं करनी पड़ती है। चलिए हम सबसे पहले जब भोजन को मुख में रखते हैं तब पाचन प्रारंभ हो जाता है। कैसे पाचन होता है इसके बारे में, जैसे ही भोजन को मुख में रखते हैं, यहां से भोजन को मुख में लेकर जाते हैं, तो यहां पर 3 ग्रंथियां होती हैं। पहला होता है पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड, है ना, पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड, हिंदी में इसे बोला जाता है कर्णमूल लाल ग्रंथि, है ना, तो ये इस ग्रंथि से। और एक होता है सबलिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड और दूसरी होती है सबमैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड। ये 3 ग्रंथियां हैं। इन 3 ग्रंथियों से क्या होता है? टाइलिन और लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम निकलते हैं और जिह्वा यानी हमारी टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा उस टाइलिन एंजाइम को भोजन में मिलाया जाता है और भोजन को के छोटे छोटे दांतों के सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। भोजन बहुत ही तरल बन जाता है, सरल बन जाता है। उसके पश्चात में उसको ग्रास नली में, इफोसगस में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो भोजन यहां से पहुंच गया। यहां पर कितनी चीजें, जितनी भी चीजें ये सहायता की हैं भोजन को पाचन करने में मुख में, इसके बारे में हम आगे अभी अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में भोजन जाता है हमारा आमाशय में। ठीक है, ये आमाशय है, ये आमाशय में जाता है और आमाशय को हम पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे ये जो संरचना है ये पेनक्रियास यानी अग्नाशय होती है। ये जो ऊपर वाली संरचना है ये क्या है? ये लिवर है। और ये जो छोटी सी ग्रीन वाली संरचना है इसको बोला जाता है पित्ताशय या फिर गाल ब्लैडर। ठीक है, ये जो मुड़ी हुई संरचना है, ऐसे जो मुड़ी हुई संरचना है इसको बोला जाता है डेडुनम। डेडुनम होता है ग्रहणी। ठीक है,
और उसके पश्चात में इस ग्रहणी से जो भोजन है वो आ जाता है इस छोटी आंत में, इस छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है। और छोटी आंत से यहां से होकर के फिर बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से ये जो मलाशय द्वार है ना, जो गुदा द्वार है, जिससे क्या होता है, जो भोजन है वो शरीर के बाहर, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, और इसको भोजन को प्राप्त करने से हमें जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इन पोषक तत्वों से क्या होता है, टिश्यूज का, सेल का को पोषण मिलता है, उसके बाद में टिश्यूज बनते हैं, उसके बाद में हमारा जो शरीर है वो उसको एनर्जी मिलती है और हम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहता है पाचन का, ठीक है। चलिए देखिए, जटिल पहला काम क्या होता है कि भोजन को के सरल और जटिल अणुओं को हम अपने मुख तक ले जाते हैं, फिर मुख का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, फिर ग्रसनी ग्रास नाल से इसका पाचन होता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और इससे हमको मिलती है ऊर्जा। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई, ठीक है। नीचे मैंने लिख भी दिया है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि भोजन के जटिल और सरल अणुओं को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसका पाचन मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में इसका पाचन होता है। एंजाइम और अम्ल पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है। एंजाइम होते हैं, अम्ल होते हैं, पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर वृद्धि करता है, इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस प्रकार की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया कि जो हम भोजन करते हैं वो दो रूप में करते हैं, ठीक है। इस भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, तो इस भोजन को हम जब करते हैं तो इन चीजों से 6 चीजें हमें प्राप्त होती हैं। देखिए, शरीर की वृद्धि एवं शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए हमारे शरीर को निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है, इतनी चीजों की आवश्यकता होती है। पहली कौन सी चीज है, तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पर वसा, फिर प्रोटीन है, फिर विटामिन है, फिर खनिज लवण है, फिर क्या है, जल है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको मैंने इंग्लिश में सभी ट्रांसलेट कर दिया है। ये सभी चीजें हैं जो हम कार्बन, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इन चीजों को क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, फिर खाते हैं। इसमें से याद रखिए, ये जो 3 चीजें हैं, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये जो 3 चीजें हैं, इन चीजों का पाचन हमारे पाचन तंत्र के द्वारा बहुत ही आसानी से कर लिया जाता है, क्योंकि ये होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी इनको हम, जैसे पानी को आपने पिया, तो पानी जब आप पिएंगे ना तो इसको पाचन आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई जूस पिएंगे आप, या फिर कोई तरल पदार्थ को खाएंगे तो उसका डाइजेशन बहुत ही आराम से हो जाता है। दिक्कत हमें कहां पर होती है, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन का जब पाचन प्रारंभ होता है, उस समय पाचन तंत्र को मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है, सुनिए। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है किस रूप में होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। प्रोटीन चेंज होता है अमीनो अम्ल में, और वसा का जो चेंज होता है वो होता है वसी अम्ल में, ठीक है। तो 3 चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन क्या बन जाएगा, वो अमीनो अम्ल बन जाएगा। वसा क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वसी अम्ल, ठीक है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। विटामिन, खनिज लवण और जल का अवशोषण हमारा पाचन तंत्र आसानी से ही कर लेता है, ठीक है। एंजाइमों के द्वारा पाचन तंत्र को कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, और वसा को वसी अम्ल में बदला जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें हैं, समझ में आ गई। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। जितनी भी चीजें यहां पर हम लिख रहे हैं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाएगी, जो कि आप अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से माउथ के बारे में। माउथ में पाचन यानी मुंह में पाचन कैसे होता है, फिर ग्रास नली में क्या होता है, पेट में क्या होता है, आमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है,
लीवर से हमें कौन कौन से रस प्राप्त होते हैं, जूस प्राप्त होते हैं, गाल ब्लैडर को पढ़ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, इसमें इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे मुख में जो पाचन प्रारंभ होता है उसमें मुख होता है, तालु, है ना, जिह्वा, दांत, इन चीजों के बारे में हमें ये देख सकते हैं किस प्रकार से भोजन सबसे पहले ग्रास नली से आकर के ये आमाशय में आता है और आमाशय में लगभग स्टमच में 4 से 5 घंटे तक इसमें इसका पाचन होता है और यहाँ से जो पोषक तत्व एंजाइम है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं और उसके पश्चात में स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से हो करके फिर ये इस प्रकार से छोटी आंत से होकर के पहुंचता है बड़ी आंत में और ये बड़ी आंत से होकर के फिर उसके बाद में ये मलाशय द्वार यानी गुदा द्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहता है कि हम किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करने के पश्चात में इसका कौन कौन सा प्रोसेस होता है। चलिए आज मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग और भाग। सबसे पहले भोजन को यहाँ से ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात में इसमें 3 जो ग्रंथियां होती हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाती है। जैसे जो इधर पीछे की ओर ये जो पीछे की ओर एक ग्रंथि होती है, इसका नाम है पैरोडिक सलेवरी ग्लैंड, कर्णमूल लार ग्रंथि। और इसके पश्चात में दूसरी यहाँ पर होती है जो जीभ के नीचे होती है, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड। ये 3 ग्रंथियां होती हैं और इन ग्रंथियों के माध्यम से टाइलिन और एमाइलेज नामक जो एंजाइम निकलता है जिससे कि भोजन बहुत ही सरल और तरल बन जाता है और उसके पश्चात में भोजन ग्रास नली में जाता है, इफोसगस में जाता है और इसके बाद में भोजन पहुंच जाता है आमाशय में यानी पेट में, है ना। तो पेट में पहुंचने के पश्चात में यहाँ पर ये लीवर का कार्य स्टार्ट हो जाता है और लीवर के नीचे एक छोटी सी ये संरचना देख रहे हैं आप, ग्रीन, तो ये गाल ब्लैडर है यानी कि पित्ताशय है। और उसके पश्चात में और ये एक संरचना है जो येलो कलर की है, ये क्या है, अग्नाशय यानी ये पेनक्रियाज है। तो यहां से या ग्रहणी, ठीक है, इस ग्रहणी से होते हुए यानी डेडनम से होते हुए ये जो भोजन है वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत की जो लंबाई है लगभग 6 मीटर तक होती है। यानी इस पूरी आहार नाल की जो लंबाई यहां से यहां तक की जो आहार नाल की लंबाई है ये 9 मीटर होती है और इसमें से 6 मीटर की जो होती है वो केवल छोटी आंत होती है और उसके पश्चात में बड़ी आंत से इस प्रकार से भोजन होकर के गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की ये संरचना है जिसमें कौन कौन से प्रमुख अंग हैं इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए भोजन के पाचन में 5 कितने चरण होते हैं। तो भोजन की जो पाचन होता है उसमें 5 चरण हैं और इन चरणों को मैंने यहां पर लिख दिया है। देखिए भोजन के पाचन के 5 चरण होते हैं। देयर आर 5 स्टेज ऑफ डाइजेशन। पहला होता है अंतागण। सबसे पहले क्या करते हैं, अंतागण करते हैं यानी इंजेक्शन करते हैं। नंबर 2 पर क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है। नंबर 3 पर क्या होता है, अवशोषण होता है। नंबर 4 पर एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण होता है और नंबर 5 पर लास्ट में होता है डेफिकेशन यानी कि मल परित्याग। तो यहां पर देखिए भोजन को आखिर इंजेक्शन यानी अंताग्रहण क्या होता है। अंताग्रहण क्या है, तो भोजन को मुख के अंदर ले जाना, भोजन को मुख के अंदर ले जाना ही अंताग्रहण कहलाता है। यानी टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। अगर पूछा जाए व्हाट इज इंजेक्शन, देन यू टेल कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड द इंजेक्शन। फिर नंबर 2 पर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए कि भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना, उससे पोषक तत्व प्राप्त करना, है ना, ये होता है डाइजेशन। डाइजेस्टिंग फूड बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग। तो ये क्या होगा, पाचन होगा। अवशोषण देखे हुए कि जो बचे हुए भोजन का रक्त में, जो बचा हुआ भोजन होता है उसका रक्त में पहुंचाना यानी ऊर्जा के रूप में संचित करना ही क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, द रिलीज ऑफ लिफ्ट ओवर फूड इनटू द ब्लड इज स्टोर्ड एज एनर्जी।
स्वांगीकरण क्या होता है? रुधिर अवशोषित भोजन जो होता है को पूरे शरीर में पहुंचाना था, जीव द्रव्यों का निर्माण कर शरीर की वृद्धि करना ही कहलाता है एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण कहलाता है। ट्रांसपोर्टिंग फूड एब्जॉर्बेड फ्रॉम द ब्लड टू द इंटायर बॉडी एंड द प्रोड्यूसिंग टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स। तो इस प्रकार से ये इसकी डिफिनेशन है स्वांगीकरण की, है ना, एसिमिलेशन की। मल परित्याग में क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है और इसी चीज को हम कहते हैं मल परित्याग, है ना। तो ये फिगर है, फिगर के माध्यम से ही बताया गया है। पूरे पाचन तंत्र को दो चीजें पढ़नी है इंपॉर्टेंट। कौन कौन चीजें? पहली है आहार नाल। जो आहार नाल होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट देखिए, आहार नाल एक तो होती है, आहार नाल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और इसके अतिरिक्त जो सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, सहायक जो पाचक ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अगर हम ये चीजें पढ़ लेंगे इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए, जो भोजन होता है आहार नाल, जो आहार नाल की लंबाई बताई गई है वो है 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। यानी यहां से लेकर के ये जो पूरी लंबाई है वो होती है 9 मीटर, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले भोजन को हम मुख में रखते हैं, तो माउथ एंड बकल केविटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी मुख और मुख गुहा के बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली चीज मैंने पढ़ ली, क्या अभी पढ़ेंगे हम? मुख और मुख गुहा के बारे में। नंबर 2 पर पढ़ेंगे एसोफेगस के बारे में, यानी ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। फूड पाइप के बारे में, ये जो फूड पाइप है इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 पर हमको पढ़ना है स्टमच के बारे में, यानी पेट के बारे में, आमाशय के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, छोटी आंत के बारे में पढ़ना है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में एनस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इन 6 जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके साथ जो सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी? तो 6 सहायक ग्रंथियां भी मानी जाती हैं। पहली कौन सी है? तो पहली है स्लेवरी ग्लैंड, है ना, लार ग्रंथियां। दूसरी क्या है? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि होती है। फिर लीवर होता है, पित्ताशय होता है, अग्नाशय होता है और आंत, है ना, आंत जो ग्रंथि होती है। तो इन ग्रंथियों से कौन कौन सा रस एंजाइम निकलता है जिसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है, इन चीजों को पढ़ेंगे। देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। अभी एक पार्ट में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। हमें पहले आहार नाल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनके बारे में पढ़ना है एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मुख एवं मुख गुहा, है ना, इसके बारे में देखते हैं। देखिए मुख एवं मुख गुहा यानी माउथ एंड बकल केविटी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी मुख में 3 चीजें होती हैं। पहली जो चीज होती है होते हैं दांत, यानी टीथ होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर क्या आता है? वो आता है जीभ, है ना, जो कि पाचन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दांत का रोल होता है। नंबर 2 पर होता है जीभ का रोल और नंबर 3 पर होता है लार ग्रंथि, यानी कि स्लेवरी ग्लैंड। ये कौन कौन सी होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ह्यूमन टीथ में जो माउथ होता है इसमें सबसे ऊपर ये लिप्स होता है ना, ये गम्स होते हैं यानी मसूड़े होते हैं। और यहाँ पर देखिए हार्ड प्लेट होती है, ये वाली कौन सी प्लेट होती है? हार्ड प्लेट। और इसके पीछे वाली जो प्लेट होती है वो सॉफ्ट प्लेट होती है। तो इसी प्रकार से सब चीजें होती हैं। और ये क्या है? हमारी टंग है। और यहाँ जो दांतों के बारे में, तो ये जो दांत है इनके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए सबसे जो आगे वाले दांत होते हैं, ये तो जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं इंसिजर। इंसिजर यानी कृंतक दांत, हिंदी में बोलते हैं कृंतक, ठीक है। ये जो इसके बगल में जो दांत होते हैं इन दांतों को बोला जाता है रदनक। क्या बोला जाता है? रदनक। और ये जो दांत होते हैं, ठीक है, इन दांतों को बोला जाता है प्रीमोलर यानी चमड़क। और ये जो पीछे के दांत होते हैं जिनको भोजन को पीसने का काम किया जाता है, इन दांतों को बोला जाता है अग्र चमड़क, ठीक है। तो मोलर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए मोलर, ये वाले जो दांत हुए ये हो गए प्रीमोलर, है ना। फिर रदनक आए और फिर सबसे आगे वाले दांत आ गए कृंतक, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इंसिजर आ गए, कैनिनेंस आ गए, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम बात करेंगे जीभ की, है ना, जीभ में भी देख लेते हैं।
तो ये हमारी जीभ की ये आकार होता है जीभ का, और इसमें एपेक्स ऑफ द टंग, ये सभी चीजें होती हैं, क्योंकि जीभ के बारे में अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं आपका पाचन तंत्र का, इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये मेन चीजें को हम अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 ग्रंथियां होती है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड में 3 ग्रंथियां होती हैं। पहली कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखिए ये कहां पर होती है? ये हम जब भोजन यहाँ करते हैं तो ये हमारे दांत हो गए, ठीक है, ये दांत हो गए, और इस दांतों के जो पीछे का भाग है, यहाँ पर ये जो भाग है, इसको पैरोटिड ग्लैंड्स बोला जाता है, ठीक है। और यही कभी कभी अगर ये संक्रमित हो जाती है तो कभी कभी ये जो फूल आता है ना, ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और इसी को गलसुआ रोग भी कहते हैं, जो एक तरफ का गाल सूज जाता है, ठीक है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? पैरोटिड ग्लैंड्स है। ये नीचे जो ग्लैंड्स है, यहाँ पर देखिए ठुड्डी के पास में, तो इसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, यहाँ से भी एंजाइम निकलता है। और एक जो ये वाली है दांतों के नीचे, इसको बोला जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो 3 ग्लैंड्स हो गई, यानी 3 सलेवरी ग्लैंड्स हो गई, लाल ग्रंथियां हो गई, ये जीभ है इंपॉर्टेंट, और ये हो गए माउथ। तो आप इसकी डिफिनेशन बता सकते हैं, मुख की डिफिनेशन बता सकते हैं कि हमारा जो मुख है, मुख में सबसे आम भूमिका होती है भोजन को तोड़ने की, पाचन करने की सबसे आम भूमिका दांतों की होती है, जो कि जटिल भोजन को, यानी कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस प्रकार के भोजन को छोटे छोटे अणुओं में बांटा जाता है, और इस जीभ के द्वारा उस भोजन को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और ये जो सलेवरी ग्लैंड है, जो कि लाल ग्रंथियां हैं, इनसे जो एंजाइम निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकलता है। इस एंजाइम की सहायता से भोजन को बहुत ही सरल बनाया जाता है, जिससे कि आगे की जो पाचन की प्रक्रिया है बहुत आराम से हो सके, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की प्रोसेस बताएंगे कि आगे जब ग्रास नली में भोजन पहुंचता है, या फिर जो आमाशय में भोजन पहुंचता है, तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, है ना। गाल ब्लैडर की क्या उपयोगिता होती है, पेनक्रियाज की क्या उपयोगिता होती है, छोटी आंत में किस चीज का पाचन होता है, बड़ी आंत में किस चीज का पाचन होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है, इन चीजों के बारे में हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जो फाउंडेशन कोर्स है उसको भी इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।